गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड का पार्ट 2 करेंगे, जो स्टार्ट होता है पेज नंबर 266 से। टाइटल है द हो एंड द प्लो। सबसे पहले तो आप ये जान लो हो एंड द प्लो टाइटल क्यों दिया है। इसमें मेनली इन्होंने वो फाइट डिस्कस करी है कि किस तरीके से जो राजमहल हिल्स के अंदर पहाड़िया पीपल रहते थे वो हो इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी के लिए। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हो बोलते हैं। और ये जो ज़मीन पे हल चलाने की बजाय ये इसी से ज़मीन को थोड़ा वो स्क्रैच करके उस पर फसल उगाते थे, फिर वो शिफ्ट हो जाते थे दूसरी जगह पे। और फिर इनको जिसने रिप्लेस किया, इनको हरा के अंदर की तरफ जंगलों में और पहाड़ियों में घुसा दिया, और वहाँ पे संथाल लोग जो हैं फिर सेटल हुए थे। वो प्लो यूज़ करते थे। तो ये प्लो जैसे किसान ने लगा रखा है, ये बैलों के ऊपर जोत कर ऐसे खेती करते हैं। तो ये वाली खेती ज़्यादा साइंटिफिक मानी जाती है, तो इसी के ऊपर जो है ये आपका टाइटल दे रखा है। ये सारे एग्रीकल्चरल डिवाइस हैं। ये हल हो गया आपका, जैसे ये आगे है, ये प्लो है, इसको कसोला भी बोलते हैं। हरियाणवी में जो खेतों में यूज़ करते हैं कसोला बोलते हैं। और ये स्पेड, ये कस्सी होती है, पर वो लोग ये यूज़ करते थे हो। तो इसमें ये सबसे पहले यही बता रखा आपका, जैसे ये टाइटल देने के बाद कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के जो ड्रायर रीजन्स थे जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तो आपको पता ही होगा कि जिसमें एक जगह खेती करते हैं, ट्रीज़ वगैरह काट के 1-2 साल खेती की, अगर फर्टिलिटी कम हो गई तो फिर वो उसको छोड़ के ज़मीन को दूसरी जगह पे फिर खेती करते हैं। फिर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, फिर वो और जंगल काट के, तो ऐसे वो शिफ्ट करते रहते हैं अपने खेतों को। तो इसलिए इसी नाम से इसका नाम जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पड़ गया। कई जगह पे इसको जूम एग्रीकल्चर और अलग अलग नामों से जाना जाता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। इसमें ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुई थी, जो पीजेंट इकोनॉमी एक्सपेंड हुई थी, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो पास्चर्स थे, जो फॉरेस्ट थे, उनको जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया था राजमहल हिल्स में और आसपास वाले इलाकों में। तो फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था वहाँ के जो लोकल जो रहने वाले थे उनका प्लेन्स पीपल के साथ। आगे 2.1 डाल के इन्होंने दे रखा है इन द हिल्स ऑफ राजमहल। ये इसका टाइटल है। इसमें ये बताया गया है कि जो जितने भी मतलब हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिससे हमें पता चला है कि ये यहाँ पे ये इस टाइप के लोग रहते थे। पहले पहाड़ियाज थे, फिर संथाल जाए, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किया, ब्रिटिशर्स के साथ फाइट की, कौन हारा कौन जीता, तो कैसी लैंडस्केप थी, वो सब इसमें बुखानन नाम का एक ब्रिटिश था, उसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले चलो हम बुखानन के बारे में जानते हैं। जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही है ये है मिस्टर बुखानन की। ये एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जो बंगाल मेडिकल सर्विसेज में इन्होंने काम किया था 1794 से लेके 1815 तक, मतलब 19 साल तक इन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विसेज में काम किया था। कुछ सालों तक ये लॉर्ड वेल्जली जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, उनके सर्जन भी रहे थे। और उन्होंने एक जू भी ऑर्गेनाइज किया था। फिर बाद में यही जू जो है कलकत्ता अलीपुर जू के नाम से फेमस हुआ। और ये बोटानिकल गार्डन्स का भी इंचार्ज रहे थे कुछ सालों तक। और उन्होंने काफ़ी डिटेल सर्वे किए थे बंगाल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि ये बंगाल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, तो उन्होंने इनको सर्वे करने के लिए बोला था जगह जगह जाके, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको ब्रिटिशर्स अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो उनके कहने पे ये जाके डिफरेंट इलाकों में जाके सर्वे करके आए थे, कैसी ज़मीन है, किस टाइप के लोग हैं, कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको बेटर बनाया जा सकता है, और वगैरह वगैरह। ये 1815 में जो है इंग्लैंड चले गए थे।
उनकी मदर की डेथ के बाद इनको अपनी माँ की भी प्रॉपर्टी मिली विरासत में, और फिर इन्होंने फैमिली नेम जो है अडॉप्ट किया, जो कि फैमिली नेम था इनका हैमिल्टन, और फिर इनका नाम हो गया कंप्लीट बुकानन हैमिल्टन। मतलब कई बुकानन मिल जाएंगे अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो, लेकिन अगर इनके बारे में सर्च करना तो आपको बुकानन हैमिल्टन नाम जो है वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये जो बुकानन जी थे ये राजमहल हिल्स में काफ़ी इन्होंने ट्रैवल किया था अर्ली 19th सेंचुरी में, और उनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो हिल्स हैं ये इम्पेनिट्रेबल हैं, मतलब इनके अंदर हर कोई नहीं जा सकता, दुर्लभ है ये, इनके अंदर एंट्री दुर्लभ है, डिफ़िकल्ट है। और इन इलाकों में सिर्फ कुछ एक नाम मात्र के ही फॉरेन ट्रैवलर्स थे, विदेशी यात्री थे जो यहाँ पे गए। यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े से उग्र थे, हॉस्टाइल थे, और जब भी कोई ऑफिशियल वहाँ जाता था तो ये उसको शक की दृष्टि से देखते थे यहाँ के लोकल लोग, और उसे बात करने की इच्छा नहीं जताते थे, और वो विलेज छोड़ के चले जाते थे और कहीं कहीं जाके जो है छुप जाते थे। बुकानन की एक स्पेशल बात यह है कि ये रीडर के माइंड में ना क्वेश्चन अराइज कर देता है, लेकिन हमेशा उसके आंसर नहीं देता। ऐसा डिस्क्रिप्शन देगा, क्वेश्चन अराइज हो गया, फिर आंसर हमेशा नहीं देता, कभी कभार तो दे देता है। ये कई बार तो बताते हैं मूवमेंट के बारे में किसी भी टाइम का, लेकिन अगर हम जैसे उस मूवमेंट के अलावा आगे की हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं डीप जाके, तो उसके लिए हमें फिर दूसरे रिकॉर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। लेट 18th सेंचुरी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो हमें बताते हैं कि इस इलाके में जो लोग रहते थे उनको पहाड़ियाज कहते थे। किस इलाके में? जो राजमहल हिल्स हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे, ये तो करंट टॉपिक है राजमहल हिल्स की। तो अंग्रेज़ों के टाइम में जो लोग यहाँ पे पहले से सेटल्ड थे वो पहाड़ियाज थे। पहाड़िया उनको इसलिए कहते होंगे ना कि पहाड़ों में रहते हैं, तो वो देसी नाम जो उनका पहाड़िया पड़ गया। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस करते थे, और सिर्फ इतना कि ये प्रोड्यूस करते थे कि ये ज़िंदा रह सके, इनका काम चल सके सेल्फ कंजम्पशन के लिए। काफ़ी तरह तरह की दालें और जो है ग्रेन्स ये उगाते थे, और ज़मीन को क्लियर करके खेती करते थे। फिर वो यूटिलाइज होगी उसकी फर्टिलिटी तो वे फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते थे एग्रीकल्चर को। ये ज़मीन को स्क्रैच करते थे बिल्कुल हल्का हल्का सा हो के साथ, और फिर उसको सिर्फ कुछ एक सालों के लिए वहाँ पे उगाते थे। हो की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी, ये हो है, इससे जो है ज़मीन को स्क्रैच करते थे। जैसे आपने अपने स्टेट में देखा होगा, हरियाणा में ज़मीन को स्क्रैच करने के लिए हल यूज़ करते हैं, तभी उसमें जो है बीज उगाते हैं और फिर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लेकिन ये लोग हल यूज़ नहीं करते थे, हो कल्चर था इनका। फिर आगे पेज नंबर 267 पे दे रखा है, जंगलों से जो है ये लोग काफ़ी चीज़ें कलेक्ट करते थे। जैसे महुआ कलेक्ट करते थे, ये एक टाइप का फूल होता है, इसको ये फूड की तरह यूज़ करते थे। सिल्क के जो कुकून हैं उनको भी कलेक्ट करते थे। रेजिन भी कलेक्ट करते थे। रेजिन तो आपकी किशमिश हो गई, उसको बेचते थे ये। और वुड भी कलेक्ट करते थे, लकड़ी कलेक्ट करते थे चारकोल बनाने के लिए। मैं आपको यहाँ बता दूँ चारकोल क्या होता है। चारकोल और तारकोल डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर तो बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। तारकोल तो वो हो गया जिससे आप रोड बनाते हो, उसको इंग्लिश में टार बोलते हैं, TAR टार। ये जो चारकोल है ये लकड़ी से बनता है। जैसे जब आप लकड़ी को एयर की एब्सेंस में जलाते हो तो वो अर्ध जली सी रह जाती है, काली काली सी, तो उसको चारकोल कहते हैं। वो चारकोल बन गई, और फिर जब उसको जलाते हैं फ्यूल के रूप में तो वो कोयले के जैसे अच्छी खासी आग देती है। तो ये लकड़ी भी लाते थे वहाँ से जंगलों से चारकोल बनाने के लिए। जो पेड़ों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ या घास वगैरह उगा होता था वो मैट की तरह बिछा हुआ प्रतीत होता था वहाँ पे। और जो ग्रास था वो भी उगा हुआ था।
और जो भी ज़मीन, जैसे ये लोग थे, क्या नाम है इनका, पहाड़ियाज, तो जो भी ज़मीन ये खाली छोड़ देते थे यूज़ करने के बाद, फिर वहाँ पे घास उगाता था, तो उस घास को ये लोग जो है पास्चर्स के रूप में यूज़ कर लेते थे। पास्चर होती है चरागाहें, जैसे पशुओं के चराने के लिए घास हो गया, वहाँ पे पशुओं को चरा लेते थे। तो जो पहाड़िया जो थे, पहाड़िया लोग, वो हंटर्स भी थे, कुछ लोग उनमें से शिकार करते थे, कुछ उनमें से खेती बाड़ी करते थे शिफ्टिंग वाली, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ज़मीन छोड़ के। कुछ उनमें से जो हैं गैदरर्स थे, जंगल से कुछ फूड गैदर करके ले आए। कुछ उनमें से चारकोल प्रोड्यूसर्स थे, जैसे मैंने बताया था कि लकड़ी ला के चारकोल बना के बेचते होंगे वो। कुछ सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको पालते थे। तो ये जो है जंगलों से बिल्कुल ही क्लोजली एसोसिएटेड थे ये जो पहाड़िया लोग थे। आगे इसमें ये डिस्क्रिप्शन आ गया, इसलिए अभी बीच में बता देती हूँ। फिगर 10.8 दे रखी है, एक पेंटिंग दे रखी है। तो ये जो पेंटिंग है ये एक्वाटिंट है। एक्वाटिंट वो पिक्चर होती है जिसको आपने कॉपर की शीट पे प्रोड्यूस किया है, एसिड यूज़ करके डिज़ाइन बनाए और फिर उसको प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप की जो कॉपर के ऊपर जो पेंटिंग बनती थी एसिड्स को यूज़ करके, उसे एक्वाटिंट कहते हैं। ठीक है, तो हियर एक्वाटिंट मीन्स आपको याद रहना चाहिए कि इट इज़ ए पेंटिंग। ये विलियम हॉजिस ने पेंट की थी। ये विलियम हॉजिस जो है, इनको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का भी शौक़ था, अच्छी पेंटिंग भी बनाते थे। जो कैप्टन कुक है, इन्होंने उनको भी उनके साथ भी ये गए थे यात्रा पे, समुद्री यात्रा पे पैसिफिक ओशियन में 1772 से लेके 75 तक। फिर ये बाद में इंडिया में आए थे। और तुमने कैप्टन कुक का नाम सुना होगा कभी ज्योग्राफी में। कैप्टन कुक वो थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, एज पर माई मेमोरी। फिर जो है ये यहाँ आके इंडिया में आए और ये ऑगस्टस क्लीवलैंड जो भागलपुर के कलेक्टर थे उनके दोस्त बन गए 1781 में। तो क्लीवलैंड के साथ भी जो है ये जंगलों में जाते थे और फिर जंगलों में से जो भी ये नेचुरल ब्यूटी के जो सीन दिखते थे उसको ये पेंट कर देते थे एक्वाटिंट पे। तो ये जो पिक्चर में दे रखा 10.8 में, ये एक्वाटिंट है जो विलियम हॉजिस ने बनाई थी। आगे इसमें बता रखा पेज नंबर 268 पे, पहाड़िया जो है छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे और वो इमली के पेड़ होते थे उधर, जैसे ग्रूव होता है, एक ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो इमली के काफ़ी सारे पेड़ हैं, जैसे उनके नीचे वो अपना और मैंगो के भी काफ़ी पेड़ होते थे उधर, आम के पेड़, उनके नीचे ये लोग रहते थे, रेस्ट करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो सारा इलाका है ये उनका अपना है और कोई भी बाहर का जो जाता था तो ये उसको रजिस्ट करते थे, मतलब उसका विरोध करते थे कि आपको यहाँ पे नहीं आना, ये हमारा इलाका है। वो तो ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, किसी भी जंगल में आप जाते हो ट्राइबल पीपल, वो झिंगा लाला हू भी देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में। तो जब भी कोई बाहर का जाता है तो ये उसको विरोध करते हैं, इन्हें लगता कि दे आर इंट्रूडर्स। इनके अपने सरदार होते थे और सरदार पूरे एफर्ट करते थे कि जो इनका जो ये लोग हैं इनके अंदर यूनिटी, एकता बनी रहे। और यहाँ पे इस वजह से डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में भी, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो यहाँ पे रहते थे राजमहल हिल्स में, कई बार उनके बीच में भी आपस में उनका जो है प्लेन्स पीपल के साथ झगड़ा हो जाता था। मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं जो पहाड़ियों में रह रहे हैं, पहाड़ियाज, उनके सरदार हैं वो उनको यूनाइट रखने की कोशिश करते थे और फिर उनका झगड़ा होता था प्लेन्स पीपल के साथ। प्लेन्स पीपल जो मैदानों में रहते हैं उनको कहते हैं। तो ये क्या करते थे, ये जो पहाड़ियाज थे, जो मैदानों में रहने वाले लोग थे, ये उनके ऊपर अटैक कर देते थे और उनके जो ग्रेन्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उसको भी लूट के ले जाते थे। और ये ऐसे जो आक्रमण करते थे, इसको रेड बोलते हैं, रेड मारना। तो ऐसी जो रेड मारते थे ये किसानों के ऊपर, ये उनके लिए ज़रूरी भी थी
क्योंकि कई बार तो उनके पास फूड ही नहीं होता था। खुद तो वो जूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, तो सरप्लस तो उनके पास होता नहीं था। मान लो कभी कमी पड़ गई अकाल वगैरह की वजह से, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो अटैक कर देते थे मैदानों में रहने वाले किसानों के ऊपर। उनके पशु और उनके ग्रेन जो हैं वो लूट के ले जाते थे, और इस तरीके से वो उनके ऊपर अपनी पावर भी असर्ट करते थे कि हम जो हैं पावरफुल हैं। और फिर वो इनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे वो इसको भी निर्धारित करते थे। तो कई बार जो जमींदार हैं जो प्लेन एरिया में जो रहते हैं, तो वो इनके साथ ट्रीटी कर लेते थे, संधि कर लेते थे कि हम आपको भाई मंथली या ईयरली इतनी पेशकश दे देंगे, तो आप कृपा करके हमारे प्लेन्स के ऊपर अटैक ना करें। तो इस तरीके से ये एक म्यूचुअल उनका जो है फिनोमिना था कि वो अटैक करते थे। फिर उस अटैक से बचने के लिए ज़मींदार उनको कुछ पैसे दे देते थे, तो उनका काम चल जाता था। ज़मींदार के जो किसान होते थे वो भी सेफ रहते थे, ताकि ज़मींदार अच्छा उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। जो व्यापारी होते थे वो अगर वहाँ से जाते थे उन जंगलों में से, तो वो भी इनको कुछ ना कुछ टैक्स देते थे पहाड़िया लोगों को। एक बार जब ये मर्चेंट ने जैसे उनको टोल टैक्स दे दिया उस इलाके से जाने का, तो उसके बाद वो पहाड़िया जो लोग थे वो इनको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करते थे। मर्चेंट्स को, अपने आदमियों को अच्छे समझा देते थे कि भाई तुमने जो है इनके ऊपर अटैक नहीं करना और इनके सामान को नहीं लूटना। और ये जो इन्होंने जैसे मान लो ये संधि वगैरह करके पीस इस्टेब्लिश कर ली कि आपने हमारी चीज़ें नहीं लूटनी या प्लेन्स के ऊपर अटैक नहीं करना, तो इसमें लिख रखा कि ये इतनी परमानेंट नहीं थी कि एक बार कर ली पीस तो इस्टेब्लिश फिर ये अटैक ही नहीं करेंगे या चीज़ों को नहीं लूटेंगे। ये कई बार बीच में टूट भी जाती थी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि 18th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स में ये टूट गई थी। मतलब 1780-90 वाले टाइम में इनकी ये जो आपसी शांति थी ये भंग हो गई थी, और फिर से इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था पहाड़िया लोगों ने। ब्रिटिशर्स का तो आपको पता ही है, इनका तो फेमस काम था कि ये इनकरेज करते थे कि जंगलों को काट के ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जाए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। तो इस वजह से ये जमींदार और जोतेदार को मोटिवेट करते थे। तो जमींदार और जो जोतेदार थे, फिर इसके बाद ये जो है अपने राइस फील्ड को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने ध्यान धर लिया कि इन इलाकों पे कि जहाँ पे ये फॉरेस्ट एरियाज हैं इनको कटवा के एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत नेसेसरी था, क्योंकि उनको तो रेवेन्यू की ज़रूरत थी और उनको एक्सपोर्ट के लिए क्रॉप्स चाहिए थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ थी, उनके लिए इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो इस तरीके से ये क्लियरेंस ऑफ लैंड जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना। और दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स जंगलों को क्यों साफ़ करवाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं वो जंगली, असभ्य, आदि मानव हैं, और इनको कंट्रोल करना, गवर्न करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये अच्छे से सेटल हो जाएं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग जाएं नॉर्मल वाली शिफ्टिंग को छोड़ के, तो फिर इनको कंट्रोल में करना भी आसान हो जाएगा, और ये रेगुलरली आपको टैक्स वगैरह भी देते रहेंगे। तो इस वजह से अंग्रेज़ों को लगा कि ये जो जंगल है इन सबको हम काट के साफ़ करवा देते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करा देते हैं। तो उनको ऐसे लगा कि एक बार अगर ये जंगली लोग किसी तरीके से ये मान जाएं कि हंटिंग छोड़ दो और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर छोड़ के सेटल्ड प्लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग जाएं तो अच्छा होगा। अंग्रेज़ों ने उनको मोटिवेट करने की कोशिश करी, लेकिन पहाड़िया जो हैं नहीं माने। उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि हम हल को हाथ नहीं लगाएंगे, और यही कारण बना कि फिर पहाड़ियाज को जो है इन्होंने कॉन्कर करने के लिए अंग्रेज़ों ने तरह तरह की टेक्निक्स अपनाई। अब धीरे धीरे जो है ज़मींदार एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करते जा रहे थे, तो पास्चर्स जो थी वो भी कम होती गई, जंगल भी जो है कम होते जा रहे थे। तो इनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गए। जो पहाड़िया लोग थे और जो सेटल्ड लोग थे, इनके बीच में लड़ाई अब ज़्यादा होने लग गई थी।
और फिर इस वजह से पहाड़ियाज को गुस्सा आ गया था, तो वो भी ज़्यादा रेड मारने लग गए थे और इनके पशुओं और इनके ग्रेन्स को चुरा के ले जाते थे। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी उनको कंट्रोल करने की, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये जंगली लोग थे, बहुत ही फियर्स थे, इतनी आसानी से इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। फिर 1770 में ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम इन्होंने रखा एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन का मतलब है किलिंग, कि इनको जंगली तरीके से इनके साथ पेश आओ, अटैक करो और इनको मार डालो। 10 साल ट्राई करी पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर 1780 में जो है, जो क्लीवलैंड थे, जो भागलपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने एक दूसरी पॉलिसी अपनाई जिसको पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन कहते हैं, उनको सांत्वना देने वाली। उसमें बोले कि ये जो सरदार हैं पहाड़िया लोगों के, इनको पटाओ, भाई समझाओ, इनको एनुअल कुछ ना कुछ दे दिया करो। सरदार को आपने दे दिए अच्छे खासे पैसे, एनुअल अलाउंस दे दिया, तो सरदार को बोलो कि सारे आपके लोग हैं, अब हमने आपको ही पैसे दे दिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको कंट्रोल में रखें, ना ये रेड मारें, और अगर मर्चेंट्स वहाँ से जाते हैं तो उनको भी ना लूटें। तो ये पॉलिसी स्टार्ट की इन्होंने 1780 में। लेकिन 1780 का ही वो टाइम है, यहाँ पे आपकी बुक में बता नहीं रखा पर आगे आएगा, कि जब वो जो संथाल्स थे वो यहाँ पे सेटल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे अंग्रेज़ों ने। और वो संथाल्स को अंग्रेज़ इसलिए लेके आए थे ताकि ये पहाड़ियाज को हरा के और वहाँ पे उनकी मर्जी के अनुसार एग्रीकल्चर करवा सकें। तो जब अंग्रेज़ों ने ये ऑफ़र दिया एनुअल अलाउंस वाला, काफ़ी सारे तो जो पहाड़िया लोगों के जो सरदार थे उन्होंने इसको मना कर दिया। जिस किसी ने भी ये पैसे ले लिए कि हाँ मैं कंट्रोल करूँगा अपने लोगों को, उनकी इज्जत ख़राब हो गई अपने लोगों के बीच में कम्प्लीटली। अब उनको ये मानने लग गए कि ये तो स्टाइपेंडरी चीफ्स हैं। स्टाइपेंड होता है, आपको कुछ पैसा मिलता है ना किसी से एक काम करने के लिए, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो बोले ये जो सरदार हैं अब ये ओरिजिनल नहीं रहे, ये तो स्टाइपेंडरी चीफ हो गए, और ये अब अंग्रेज़ों के ही एम्प्लॉइज़ हो गए, अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं ये। तो इस वजह से पैसिफिकेशन वाली पॉलिसी जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी, और इसी वजह से फिर जो है अंग्रेज़ों को संथाल्स की तरफ मुड़ना पड़ा और संथाल्स को यहाँ पे सेटल उन्होंने किया। तो ये पैसिफिकेशन वाला जो इनका कैंपेन था, ये जैसे जैसे आगे कंटिन्यू रहा, चलता गया, तो ये जो पहाड़ियाज थे ये और भी ज़्यादा अंदर की पहाड़ियों में चले गए, फॉरेस्ट्स में अंदर जाते गए। और ये पैसिफिकेशन कैंपेन यहाँ पे भी इन्होंने वैसे रॉन्ग ही दे रखा है एक तरीके से। ये अंदर इसलिए गए थे क्योंकि संथाल्स को यहाँ पे जैसे सेटल कर दिया, वो संथाल इनसे स्ट्रॉन्ग थे और इनके फाइट होती थी, फिर ये अपने आप को बचाने के लिए वो जगह छोड़ छोड़ के जंगलों में और डीपर पहाड़ियों में और ऊंचाइयों पे जाके ये पहाड़िया लोग रहने लग गए थे। तो यहाँ पे इसलिए आगे ये बता रखा कि जब बुकानन जो है यहाँ पे गया, इस इलाके में से होके गुजरा, फर्स्ट लेट मी फाइंड दिस फोटो, ये बुकानन है, जब इस इलाके से होके गुजरा 1810-11 की बात बता रखी है, तो उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट की दृष्टि से देखा, उसके ऊपर शक किया और लगा कि ये अंग्रेज़ों का जो है बंदा आ गया, क्योंकि उनके दिल में अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही कड़वी यादें थी। हर कोई सफ़ेद रंग का इंसान उन्हें ऐसे लगता था कि ये एक उस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। इस टाइम अब आपकी बुक में संथाल्स का जिक्र आया है कि यहाँ पे एक और डेंजर स्टार्ट हो गया था आना, और वो थे संथाल्स। संथाल्स इस एरिया में आने स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया। अच्छी खासी टिम्बर अवेलेबल हो जाती थी उससे अंग्रेज़ों को, और यहाँ पे उन्होंने राइस और कॉटन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। किसने किया? ये संथाल्स ने। और संथाल्स को जो है अंग्रेज़ी लेके आए थे ताकि ये पहाड़ियाज को काउंटर चेक कर सकें, और क्योंकि पहाड़ियाज को काबू करना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी। अब यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है कि जो पहाड़िया लोग थे वो हो को यूज़ करते थे। ये फ़ोटो जो आपको दिख रही स्क्रीन पे, ये हो है।
कस्सी से थोड़ा सा बड़ा होता है इसका ये हैंडल। कस्सी, जैसे ये कस्सी है जो नॉर्मल आप लोगों ने देखी होगी, इसका हैंडल छोटा है और ये हो है। और पहाड़िया लोग इसको यूज़ करते थे हल की जगह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में। संथाल जो थे वो हल यूज़ करते थे, तो इसी वजह से इसका टाइटल हो एंड प्लो उधर लिखा हुआ था बिगिनिंग में। और ये एक तरीके की जो संथाल्स के और पहाड़ियाज के बीच में जो लड़ाई थी, ये लड़ाई थी एक तरीके से हो एंड प्लो के बीच की लड़ाई थी ये। आगे पेज नंबर 270 पे दे रखा है द संथाल्स पायनियर सेटलर्स। इसमें इन्होंने संथाल्स के बारे में बताया है कि संथाल्स यहाँ पे आए और कैसे सेटल हुए थे, कैसे जो है अंग्रेज़ों ने संथाल्स के लिए अच्छे खासे इंतज़ाम किए थे। ये तो इसमें संथाल्स का एक लीडर की फ़ोटो दे रखी थी, तो मेरे को लगा आई मस्ट ब्रिंग ऑन द स्क्रीन। ये उनका लीडर था जब इन्होंने संथाल्स ने रिवोल्ट किया था, वो आगे बताऊंगी। अभी पहले तो संथाल आके सेटल हो गए हैप्पीली, इन्होंने जो है पहाड़ियाज को धकेल दिया अंदर की तरफ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए, अंग्रेज़ों को अच्छा खासा टैक्स देने लग गए, अंग्रेज़ भी खुश थे। पर धीरे धीरे पहाड़िया लोग जो थे उनका मोह भंग हो गया और उन्हें लगा कि ये अंग्रेज़ तो जब देखो इनके टैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ज़मींदार भी इनकी ज़मीनों पर क्लेम करते जा रहे हैं, तो फिर इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। फिर रिवोल्ट भी सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उस टाइम तक एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुके थे। तो उसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा कि जो 1810 है उसमें बुखानन ने जो गुंजरिया पहाड़ जो राजमहल हिल्स का ही एक हिस्सा है उसको क्रॉस किया और वो एक गांव में पहुंचा। ये संथाल्स का विलेज था। इस गांव को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि इंसानों ने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है। और कौन थे वो इंसान? वो संथाल्स थे। उन्होंने मेहनत करके यहाँ पे घर वगैरह बनाए और काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं इस इलाके में ला दिए थे। तो इसमें कहता है बुखानन कि ये जो अब मैं देख रहा हूँ ये इस चीज़ का सबूत है कि अगर एक अच्छे तरीके से जो है लेबर को अप्लाई किया जाए, टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाए, तो एक किसी भी विलेज को मतलब किसी भी हद तक जो है डेवलप किया जा सकता है, कि किसी भी हद तक इतना सुंदर बनाया जा सकता है, यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के बराबर उसको सुंदर बनाया जा सकता है अगर ह्यूमन लेबर को टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो उसने बोला कि गुंजरिया इस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि पहले यहाँ पे वो पहाड़ियाँ रहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले, लेकिन अब सेटल्ड लोग यहाँ पे रहते हैं जो कि संथाल्स थे। यहाँ की जो मिट्टी थी वो रॉक की थी, पथरीली थी, पर अच्छी खासी फाइन थी, गुड क्वालिटी थी वो। बुखानन ने अब यहाँ पे कहीं पर भी टोबैको और मस्टर्ड को उगा हुआ नहीं पाया, मतलब टोबैको और मस्टर्ड की जो है खेती यहाँ पे नहीं होती थी। फिर बुखानन ने आसपास पूछा कि भाई ये क्या कुछ सिस्टम है यहाँ पे, तो उसको पता चला कि यहाँ पे संथाल्स ने जो है खेती बाड़ी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर रखी है, वो सेटल हो गए यहाँ पे। और वो 1800 के आसपास जो है इस इलाके में आए थे। उन्होंने यहाँ के जो पहाड़िया लोग थे ओरिजिनल, उनको डिस्प्लेस कर दिया, वो और ऊंची पहाड़ियों पे या जंगलों के अंदर चले गए और उनकी जगह पे ये संथाल लोग जो हैं सेटल हो गए। संथाल जो हैं कैसे राजमहल हिल्स में आके सेटल हुए, ये आगे इसमें बता रखा है। इसमें बताया कि संथाल जो हैं 1780 के आसपास यहाँ पे आना स्टार्ट हुए, जब अंग्रेज़ों ने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन स्टार्ट करी थी पहाड़ियाज के साथ। जमींदारों ने ही उनको हायर किया था, अंग्रेज़ों ने उनको मोटिवेट किया था कि यहाँ पे आप ज़मीन को रिक्लेम करो, फॉरेस्ट वाली ज़मीन को, और उसको यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करो। ब्रिटिशर्स ने उनको इनवाइट किया कि आप आओ राजमहल हिल्स के अंदर सेटल हो जाओ इन संथाल लोगों को, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है पहाड़ियाज को हरा नहीं पाए थे और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इनको लगा कि शायद ये संथाल जिनको कंट्रोल कर लेंगे, तो पहाड़ियाज को उन्होंने पहले मनाने की भी कोशिश करी कि आप हल यूज़ करना स्टार्ट कर दो, सेटल हो जाओ, पर पहाड़ियाज ने वो भी
मना कर दिया था। आगे पेज नंबर 271 पे लिख रखा है कि लेकिन जो संथाल थे वो अंग्रेज़ों की इच्छा मुताबिक ही प्रूव हुए। वो अच्छे खासे आइडियल सेटलर्स थे और वो जंगल क्लियर करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और हल भी चलाना अच्छे से जानते थे और पूरे जोश के साथ उन्होंने वहाँ पे हल चला के खेती करनी स्टार्ट कर दी। संथाल्स को ज़मीन दी गई, उनको मनाया गया कि आप यहाँ सेटल हो जाओ राजमहल हिल्स के नीचे वाले इलाकों में। और 1832 तक अंग्रेज़ों ने जो है एक पूरा एरिया इनको दे दिया था। वो अच्छे खासी वहाँ पे निशान लगा दिए थे कि ये आपका एरिया है और इस एरिया का नाम उन्होंने दिया दमीन ए कोह। दामीन ये ज़मीन वर्ड से आया है। फिर इस इलाके को क्लियर किया गया और ये संथाल्स की ज़मीन कहलाने लग गया कि ये संथाल्स का एरिया है भाई। संथाल्स को यहीं पे सेटल होना था, यहीं पे रहना था और एग्रीकल्चर करनी थी। और अब वो जो हैं जो संथाल्स थे वो सेटल्ड पीजेंट्स बन गए थे। जो ज़मीन संथाल्स को दी गई थी और जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपको एटलीस्ट 1/10 इसका 10वां हिस्सा आपको क्लियर करके एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है फर्स्ट 10 ईयर्स में। जैसे उनको काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया दे दिया था तो बोले कि एटलीस्ट 1/10 ऑफ दिस एरिया आप ये जंगल काट के और यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देना। ये उनकी शर्त थी, तय हुआ था संथाल्स के साथ। टेरिटरी को अच्छे खासा सर्वे किया गया, उसका मैप बनाया गया, बाउंड्री पिलर्स लगाए गए कि यहाँ तक आपकी बाउंड्री है। और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे जो मैदानों में रहते थे उनसे भी इनकी ज़मीन को डीमार्क कर दिया कि इधर से ये लगा दिए पिलर्स, इसके इधर वाली तो प्लेन्स के जो लोग हैं उनकी, इसके उधर वाली जो है पहाड़ियाज की, ताकि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो फिर ये डिमार्केशन करने के बाद जो ये लोग थे संथाल्स, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी स्पीड से जो है बढ़ने लग गई। इसमें दे रखा कि 1838 में सिर्फ 40 विलेज थे संथाल्स के, 1851 तक ये हो गए 1473 विलेजेस, इतने गांव वहाँ पे हो गए। तो ये दिखाता है कि इतना ज़्यादा जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ी और विलेजेस भी जो है बढ़े। और इनकी जो पॉपुलेशन थी पहले वो 3000 थी 1838 में, फिर जो है 82,000 हो गई थी। 82,000 और कहाँ 3000। तो ये भी ये दर्शाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे खासे यहाँ पे फले फूले और प्रोस्परस हुए, क्योंकि कल्टीवेशन एक्सपेंड हो गया था, इनको भी अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलता था और कंपनी को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। कंपनी की तिजोरी में जो है बहुत ज़्यादा पैसे आने लग गए थे। आगे इसमें दे रखा कि संथाल लोग जो थे वो किस तरीके से वो उनकी एक आत्मा के अंदर से एक आवाज़ आती थी कि हमें एक ज़मीन की तलाश है जहाँ पे हम सेटल हो सकें। तो संथालों की जो कहानियाँ हैं जैसे फोक सॉन्ग होते हैं या उनकी लोकल स्टोरीज होती हैं, उसमें ये बताया गया कि संथाल कैसे एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे और उनको तलाश थी एक ऐसी जगह की जहाँ पे वो सेटल हो सकें। और उन्हें फिर ऐसे लगने लगा कि दमीन एको जो अंग्रेज़ों ने इनकी ज़मीन डीमार्केट करके दी थी कि आपको यहाँ रहना है, इन्हें लगा कि जो इनकी सालों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब संथाल जो है यहाँ पे सेटल हो गए। पहाड़ियाज ने इसका विरोध किया लेकिन संथाल्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अंग्रेज़ों की भी इनको हेल्प थी, तो वो जो है फिर और भी ज़्यादा अंदर की तरफ जाने लग गए। पहाड़िया लोग डीप इंटीरियर्स में, पहाड़ों में ऊंचाइयों पे चले गए, फॉरेस्ट में और अंदर चले गए गहराई में, जो कि वो अंदर वाली जो ज़मीन थी जहाँ पे अब पहाड़ियाँ चले गए वो बिल्कुल ही रॉकी थी और बिल्कुल ही बंजर टाइप थी। मतलब वो अब भूखे मरने की कगार पे आ गए और संथाल जो है उनकी जगह फलने फूलने लग गए। अब उस वजह से जो पहाड़ियाज थे उनका जीवन बिल्कुल ही गरीबी में बीतने लग गया और वो मतलब एंड के नज़दीक पहुंच गए थे।
जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, जो पहाड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते थे, वो तो उनकी इस योग्यता पे निर्भर करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ज़मीन को वो यूज़ कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें। लेकिन अब उनको कोई नई ज़मीन जो है नहीं मिलती थी, जो मिली थी वो भी रोक की थी और बंजर थी, पथरीली और बंजर थी। जो हंटर्स थे उनमें से उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, और क्योंकि फॉरेस्ट भी काट दिए गए थे ज़्यादातर, तो उनको हंटिंग वगैरह में भी दिक्कत आती थी और वो भी गरीब हो गए थे। और इनकी तुलना में अगर देखें, संताल जो हैं वो मज़े से फल फूल रहे थे और अच्छी खासी कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे मार्केट के लिए। और जो ट्रेडर्स होते थे और मनी लेंडर्स होते थे उनके साथ भी अच्छा अग्रीमेंट वगैरह कर लेते थे वो लोग। तो फिर जो है मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी शुरू शुरू में। संथाल्स वर enjoying a lot. I was just trying to find some good pictures related to chapter। ये संथाल हैं, संथाल रिवोल्ट की दे रखी है फोटो। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 272 पे। फिर इसमें लिख रहा कि संथाल का जो प्रोस्पेरिटी थी, जो फल फूल रहे थे, धीरे धीरे इनको लगा कि हमारी ज़मीन हमारे हाथों से स्लिप होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इनके ऊपर लगा रहे थे, और जो भी ज़मीन इन्होंने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी थी जंगल काट काट के। जो मनी लेंडर्स थे, पैसा जिनसे ये उधार पे लेते थे, ब्याज पे लेते थे, उनको दिकुज बोलते थे, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। तो उस वजह से भी ये कर्जदार होते जा रहे थे। और फिर अगर ये उस कर्जे को पे नहीं कर पाते थे तो वो जो मनी लेंडर्स थे वो इनकी ज़मीन छीन लेते थे। मतलब एक तरफ से अंग्रेज़ों का प्रेशर इनके ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, और दूसरी तरफ से जो मनी लेंडर्स थे वो ब्याज ज़्यादा लेते थे, अगर फिर चुका ना पाए तो इनकी ज़मीन छीन लेते थे। मतलब धीरे धीरे इनको लगने लगा कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं। और ज़मींदार जो थे वो भी इनकी जो ज़मीन थी उसके ऊपर अपना हक अब जताने लग गए थे कि ये लैंड हमारे अंडर पड़ती है, तो इसकी हम टैक्स लेंगे। अब 1850s तक, मतलब 1850 वाली रो में जब हम देखते हैं तो संथाल्स ने ये अच्छे से रियलाइज़ कर लिया था, महसूस कर लिया था कि अब टाइम आ गया है, हमें रिवोल्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट और ज़मींदार्स के भी अगेंस्ट। मतलब ये तीनों हमारे दुश्मन हैं, इनके खिलाफ़ हम रिवोल्ट कर देंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पे जो अपना आइडियल वर्ल्ड है उसको बसाएंगे और यहाँ पे राज करेंगे। फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1855-56 में, और रिवोल्ट में जो है इनको हरा दिया गया। ब्रिटिशर्स की पावर के सामने कुछ नहीं, ब्रिटिशर्स के पास तो गन वगैरह थी, ये बेचारे आप फोटो में देख रहे हो कि तलवार और तीर वगैरह से ही लड़ते हैं। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वैसे तो ये जो है पॉइजनस एरो यूज़ करते थे, जहर लगा के तीर को मारने के लिए, लेकिन इन्होंने ये अंग्रेज़ों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था। ये भी इनकी इंसानियत को दर्शाता है। तो रिवोल्ट कर दिया इन्होंने और उसमें इनकी हार हुई। और उस हार के बाद भी ये नहीं है कि इनको कम्प्लीटली मार दिया सबको। ब्रिटिशर्स ने इनको सहानुभूति दिखा के और इनकी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करी। एक पूरा संथाल परगना क्रिएट किया गया 5500 स्क्वायर माइल्स का, लंबा चौड़ा। तो इसमें ये कहाँ से उन्होंने किया, ये जो संथाल परगना क्रिएट किया था ये भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट्स में से ही काट के एरियाज़ बोले संथाल यहाँ पे सेटल होके रह सकते हैं। उन्हें ऐसे लगा था ब्रिटिशर्स को कि हम इनको ऐसे ज़मीन देके और थोड़ी सी भरपाई हो जाएगी और फिर ये जो है जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और इनको भी अच्छा लगेगा कि अंग्रेज़ों ने हमें हमारे ऊपर चाहे जैसा भी अत्याचार किया हो पर लास्ट में हमें सेटल यहाँ पे कर दिया है।
आगे पेज नंबर 274 पे दे रखा सोर्स 3 बुकानन ऑन द संथाल। जब बुकानन बताता है कि संथाल लोग कैसे थे। बुकानन ने ये डिस्क्राइब दिया है कि बहुत ज़्यादा वो क्लेवर थे ज़मीन को साफ़ करने में, जंगलों को काटने में, लेकिन जो उनका रहने का स्टैंडर्ड था वो ज़्यादा हाई नहीं था, गरीबी टाइप से में ही रहते थे वो। उन्होंने झोपड़ियाँ बना रखी थी, बस अपने सीधी सीधी स्टिक्स ली और उनको जो है मिट्टी से प्लास्टर करके, मिट्टी लगा के और अपनी दीवारें खड़ी कर दी और झोपड़ी बना ली। और उनकी कोई फेंसिंग नहीं होती थी, मतलब बाहर से प्रोटेक्शन के लिए कोई इन्होंने एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं निकाल रखी होती थी। और इनकी जो झोपड़ियाँ थी वो बिल्कुल छोटे साइज़ की होती थी और अनटाइडी होती थी, साफ़ सफाई कम ही होती थी उसके अंदर। आगे सोर्स 4 में बुकानन ने डिस्क्राइब कर रखा है द रॉक्स नियर कादुया, ये एक एरिया है। तो इसमें लिखा कि बुकानन के जो ऑब्जर्वेशन है, जो बुकानन ने लिखा है, ज़्यादातर वो ऐसी ऐसी चीज़ों से भरे हुए इस टाइप के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें, जैसे रॉक्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस सोर्स में लिखा है कि बुकानन कहता है कि एक ग्रेन्ड ग्रेनाइट है, इसका रेडिश सा कलर है, फेल्ड्सपर ये एक टाइप की रॉक होती है, इसमें क्वार्ट्स भी है और ब्लैक माइका भी है, ये सारे मिनरल्स के नाम हैं। और फिर इसने डिस्क्राइब कर रखा है थोड़ा सा और कि छोटे छोटे दानों वाली ग्रेनाइट है, इसका येलो कलर है, ये फेल्ड्सपर है, ये भी रॉक है, और इसमें वाइटिश क्वार्ट्स है और ब्लैक माइका है। तो ये वहाँ के एरिया की रॉक को इन्होंने बिल्कुल जैसा जैसा नज़र आया वो वैसा वैसा डिस्क्रिप्शन दे रखा। ये इसलिए देता था क्योंकि इनके कलर वगैरह को, टेक्सचर को देख के भी अंग्रेज़ों को ये पता लग जाता था कि किस टाइप का यहाँ पे कोई मिनरल रिसोर्स अवेलेबल है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे 2.3 करके इन्होंने डाल रखा द अकाउंट्स ऑफ बुकानन। बुकानन के अकाउंट्स मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा। इसमें आगे ये बताया गया है कि अगर हम बुकानन की जो लिखी हुई बातें उनको पढ़ते हैं तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सप्लोर करने गया था, कि वो तो बहुत प्यार करता था नेचुरल ब्यूटी से और उसका मन कर रहा था वहाँ जाके देखने का। हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अंग्रेज़ों का एक एम्प्लॉय था और अंग्रेज़ों ने उसको वहाँ पे भेजा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो जहाँ कहीं भी जाता था उसके साथ अच्छी खासी एक आर्मी होती थी, कोई ड्रॉटमैन है, कोई सर्वेयर है, ड्रॉटमैन जो सूखा वगैरह का पता लगाए कि इस एरिया में सूखा पड़ता है क्या, कोई सर्वे करने वाला है, कोई इसकी पालकी को उठा के चलने वाला है, कुली है। तो इस तरीके से इसके साथ काफ़ी सारे लोगों की एक टीम जाती थी जहाँ कहीं भी बुकानन जंगलों में जाता था। और इन सब का खर्चा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी और बुकानन को ही इसी चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था। बुकानन को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि आपको कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करनी है, किस तरीके से करनी है। तो जैसे ही वो गांव में उसने वो अराइव करता था तो उसको तुरंत ये लोग पहचान लेते थे कि ये जो है सरकार का बंदा है, सरकार का एजेंट है, मतलब अंग्रेज़ों का एजेंट है। जैसे जैसे कंपनी की पोजीशन इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग होती गई तो वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इसका व्यापार, कॉमर्स फले फूले और ये और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश में रहती थी। इस वजह से ये बुकानन जैसे लोगों को अपॉइंट करती थी और उनको तरह तरह की यात्राओं पे भेजते थे कि जाओ, जाके डिफरेंट एरियाज़ का सर्वे करके आओ और हमें रिपोर्ट दो। और बुकानन भी ऐसे ही लोगों में से एक था, लेकिन बुकानन की स्पेशल क्वालिटी ये थी कि उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ही अव्वल दर्जे का था, अच्छा गुड ऑब्जर्वर था वो चीज़ों का। जहाँ कहीं भी बुकानन जाता था वो ऑब्जर्व करता था कैसे पत्थर हैं, कैसी रॉक्स हैं, क्या सोयल का जो डिफरेंट लेयर्स हैं, किस टाइप का इसका स्ट्रेटा है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेता था। मिनरल्स की भी तलाश करता था वो, और ऐसे स्टोन्स की भी तलाश करता था जो कमर्शली इम्पोर्टेंट होते थे, जिनका मतलब बाज़ार में वैल्यू अच्छा होता था, जिसको अंग्रेज़ यूज़ कर सकते थे अपना प्रॉफिट के लिए।
और जहाँ कहीं भी जाता था वो आयरन ओर के कहीं साइन मिले, माइका के साइन मिले, या ग्रेनाइट के, या सॉल्ट पीटर के, ये सारे मिनरल्स हैं, तो इनके साइंस कहीं भी उसे नज़र आते थे उसको रिकॉर्ड कर लेता था, ताकि अंग्रेज़ यहाँ पे खुदाई वगैरह करा के इसको यूटिलाइज कर सकें। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड करता था कि यहाँ पे ये जो इस तरीके की ज़मीन है, इस तरीके के मिनरल्स अवेलेबल हैं, इसको कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। और इसमें ये भी था कि इसमें किस टाइप की क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, और कौन से ट्रीज जो हैं उनको यहाँ से काटना चाहिए, कौन से और नए ट्रीज अगर हम उगा दें तो वो ज़्यादा बेनिफिट अंग्रेज़ों को देंगे। उसके जो बुकानन के जो विजन्स थे और जो प्रायोरिटीज़ थी वो औरों से डिफरेंट थी, और लोकल पीपल से तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। लोकल पीपल उन चीज़ों को अपने बेनिफिट के हिसाब से देखेंगे, और बुकानन अंग्रेज़ों की दृष्टि से देखेगा कि अंग्रेज़ों को कैसे इससे बेनिफिट हो सकता है। उसकी जो असेसमेंट थी, जो जैसे वो असेस करता था कि कौन सी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे उनके हिसाब से वो उसको इम्पोर्टेंट देखता था। जैसे अगर आप लोकल किसी सोशल वर्कर की दृष्टि से देखोगे, वो बोलेगा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, जंगल यहाँ पे रहने चाहिए, नेचुरल लाइफस्टाइल रहना चाहिए। लेकिन बुकानन का इसके अपोजिट था। बुकानन सिर्फ उस दृष्टि से देखता था कि वेस्टर्न थॉट के हिसाब से इसको आइडियल कैसे कहेंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठाओ, तो उस दृष्टि से इसके थॉट होते थे, और वैसे ही अपनी सलाह देता था और ऑब्जर्व करता था। उसके हिसाब से फॉरेस्ट को काट देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा उसके वहाँ पे खेती बाड़ी करनी चाहिए, ये वेस्टर्न थॉट था। आगे सोर्स नंबर 5 दे रखा है, नेक्स्ट पेज पे है ये, पर इसी से रिलेटेड है इसलिए इसको पढ़ लेना। इसमें थोड़ा सा ये टाइटल दे के क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टीवेशन, तो इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि कैसे जो है इस एरिया को ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है और ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। दैट्स ऑल। आगे के जो पेजेस हैं 276 से लेके 285 तक के, ये CBSE ने डिलीट कर दिए हैं सिलेबस से, तो आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।